मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों भारत के अंदर इस वक्त एक बहुत ही उदासी का सा माहौल है और ये उदासी का माहौल सबसे ज्यादा इस वक्त अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग के अंदर है और वो सभी ओबीसी वर्ग के लोग और वो सभी एससी एसटी वर्ग के लोग जो राष्ट्रवादी हैं और जो देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक उदासी का माहौल है। और ये उदासी का माहौल इसलिए है क्योंकि दरअसल बहुत अथक परिश्रम के बाद में, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद में भारत की जनता ने एक ऐसे नेता को चुना जिसके ऊपर विश्वास किया गया कि वो पूरी तरह से एक हिंदुत्व की बात करेंगे। लेकिन अपने अगर कहें तो करियर के आखिरी चरण में जब उनको राजनीति से संन्यास लेने की उम्र आ चुकी है, 75 साल के ऊपर वो हो चुके हैं, तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने एक ऐसे मौके पर जाकर के एक ऐसी बहुत ही गलत फैसला लिया जिसका असर समाज पे ऐसा हुआ कि आज समाज पूरी तरह से एक बटा हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर आज बीजेपी के अंदर, वैसे तो बीजेपी पहले से ही अगर देखे जाए तो बहुमत में नहीं है, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही है। और निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो बीजेपी के अंदर जितने भी सारे सवर्ण और सामान्य वर्ग के सांसद हैं, अगर उनको वाकई में अपने दिल की बात रखने का मौका मिल जाए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, तो मैं नहीं समझता कि फिर प्रधानमंत्री मोदी को सरकार चलाने का कोई अधिकार है। अगर देखा जाए तो आज सड़कों पर भी जिस तरह से उनका जो कोर वोटर है, सामान्य वर्ग का जो वोटर है, वो जिस तरह सड़कों पर उतरा हुआ है, तो उसमें बहुत से लोग ये भी मांग करते हैं कि सरकार अब विश्वास खो चुकी है, क्योंकि ये सरकार तो हमारे ही विश्वास से, हमारे ही वोट से चल रही थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे लिए विकल्प कौन है, तो हमारे लिए विकल्प जो है वो कांग्रेस पार्टी है या विकल्प कोई और पार्टी, वो तो कोई विकल्प कभी है ही नहीं। लेकिन क्या बीजेपी के अंदर कोई विकल्प है? तो निश्चित तौर पे सब लोग कहते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं, सब लोग बोलते हैं। और अगर हम थोड़ा और गहराई से विचार करें तो जो यूजीसी का प्रकरण है, इसने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को डेंट नहीं किया है, इसने, मैं आपसे आज यहां पर एक बात कह रहा हूं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण अगर देखा जाए तो अब प्रधानमंत्री मोदी के करियर का अवसान, यानी यहां से अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार कम होगी, यहां से अब प्रधानमंत्री मोदी के का एक राजनीतिक पतन शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ उनका शुरू होगा, बल्कि उन्होंने अपने साथ साथ में अमित शाह जी के भी करियर पर चोट कर दी है और धर्मेंद्र प्रधान के करियर पर तो चोट हो ही चुकी है, वो तो आप मान के चलिए, उनका तो कुछ होना नहीं आगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लगातार ये कहेंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी में कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जब भी, और हर एक पार्टी में एक संक्रमण काल होता है और जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर भी राजनीति चलती रहती है और उठापटक चलती रहती है और पुराने नेता जाते हैं, नए नेता आते हैं, ऐसा होता है। जो कल बहुत बड़े बड़े लीडर थे देश के, जिनकी एक बात पर देश में लोग जो है हड़ताल कर दिया करते थे, देश प्रभावित होता था, आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता, उनको भी एक समय के बाद फिर एक मार्गदर्शक मंडल का रुख करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि संभवतः प्रधानमंत्री मोदी को भी अब मार्गदर्शक मंडल में ही जाना चाहिए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सामान्य वर्ग का विश्वास जो है प्रधानमंत्री मोदी से पूरी तरह से टूट चुका है, सामान्य वर्ग का विश्वास पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी से हिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि कोई लोग प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बहुत सारे तर्क दें कि उनको रहना चाहिए अभी सरकार में, लेकिन आप जब गौर से इस बात को सोचेंगे, आप जब पूरे प्रधानमंत्री मोदी के लगभग 12 सालों के कार्यकाल पर नजर दौड़ाएंगे तो लगभग 5-6 साल, मतलब हम लोगों ने भी इंतजार किया, 5 साल हो गए, बीत गए, सब लोग खुश थे, इसके बाद अगले 5 साल और बीत गए, तब सब लोग खुश थे। लेकिन अब ये जो कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उस कार्यकाल में कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक विचार शून्यता आ चुकी है, यानी सरकार जो है वो कोई अपने एजेंडे पर काम करना चाहती नहीं है।
सरकार एक कांग्रेस पार्टी के रवैये पर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी पहले थी, बस वैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरह सरकार चल रही है। क्योंकि सरकार का एजेंडा क्या है, एक हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक आरएसएस का लक्ष्य क्या है। जो आरएसएस का एक संघ का गीत है कि तोया हिंदू भूमि, जो वो अपने पूरे जो उनका गीत है संघ का, उस संघ के गीत में आप देखिए बार बार एक शब्द आता है हिंदू भूमि, यानी ये हिंदू भूमि है और हिंदुत्व के लिए बात करनी है। तो अब अगर देखा जाए तो हिंदुत्व के लिए बात नहीं हो रही है, हिंदू के लिए बात नहीं हो रही है, वो जाति की बात पे चले गए हैं, वो जाति की लाइन पर चले गए हैं। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो मूल समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे उनका काम अच्छा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और अगर उसको देखें तो एज अ होल मोदी सरकार का जो पूरा कार्यकाल है वो भारत के लिए अच्छा मानता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में कोई दोहरा नहीं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। चाहे भारत के अंदर एक डिफेंस इंडस्ट्री एक विकसित हो रही है, उसके लिए भारत ने अच्छा काम किया। जो विदेश नीति का मोर्चा है, मैं समझता हूं कि वहां पर भी भारत का काम अच्छा है। भारत को उन जगहों पर विजय मिली जहां पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भारत में बीजेपी को विजय मिली, बीजेपी का बहुत विस्तार हुआ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी उनकी जो चूक रही पूरे इस 12 साल के कार्यकाल में, जो मैं समझता हूं कि वो नहीं होनी चाहिए थी, वो ये है कि उन्होंने जो इंटरनल सिक्योरिटी थी, यानी ये सही है कि हाँ आतंकवादी हमले नहीं हुए उतने या जितने पहले होते थे, लेकिन जो हमारे देश के अंदर लगातार जिहाद की विचारधारा बढ़ रही है, जो जिहादी तत्व लगातार फल फूल रहे हैं, जो लगातार आज भी मतलब देश के अंदर के जो दुश्मन है, उन दुश्मनों से लड़ने में पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी विफल साबित हुए। सरकार उनकी नहीं, फिर भी सिस्टम उनका है, इकोसिस्टम उनका कहा जाता है, मतलब जो वो इच्छा करे वो करते हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी कोई लगाम लगा नहीं पाए। जो भारत की जो इंटरनल स्थिति है, अगर आप इसकी तुलना कीजिए कि भारत की हिंदुओं को किस तरह का महानायक चाहिए, तो हिंदुओं को ऐसा महानायक चाहिए जो कि भारत की उन जमीनों को वापस ला सके जो कि अब हिंदुओं के अधिकार में नहीं है। मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, भारत की बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अंदर की बात कर रहा हूं। आप देखिए, अगर आप इसी के बरक्स में अगर आप योगी आदित्यनाथ का अगर आप व्यक्तित्व देखते हैं, तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने संभल के अंदर, जहां पर कि 80% से ज्यादा वहां मुसलमान हैं, उस जगह पर किस तरह से संभल के अंदर एक तीर्थ को पूरे निकाल कर रख दिया, किस तरह से संभल के अंदर इस तरह से उन्होंने कानून का राज स्थापित किया कि जो अवैध रूप से जो मस्जिदें थी उसको मुसलमान वहां पे खुद तोड़ रहे हैं और खुद तोड़ करके कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। तो यानी कि मेन बात क्या है कि हमारे लिए सबसे बड़ा महानायक वो होना चाहिए जो कि मतलब कि एक ऐसी रणनीति पे काम करे जिससे कि हमारे देश के अंदर जो इलाके हिंदू विहीन हो चुके हैं या जो इलाके हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उन इलाकों में कैसे हिंदुत्व का प्रभुत्व दोबारा से लौटे, उसकी तरफ काम करना चाहिए। जैसे कि बहुत मास लेवल पे आज भी धर्म परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसको रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सरकार नियम बना सकती है कि जिसको भी धर्म परिवर्तन करना है वो पहले एक सरकार परीक्षा लेगी, आपसे उस धर्म के बारे में सवाल पूछेंगे। अगर आप उस सवालों का उत्तर दे पा रहे तो आपका धर्म परिवर्तन स्वीकार है, अन्यथा स्वीकार नहीं है। आप कौन बाइबल पढ़ के कोई ईसाई बनता है, कोई कुरान पढ़ के थोड़ी बनता है मुसलमान। वो तो दो बोरी की उस पर और कुछ करके वो शादी ब्याह में करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप तरीके निकाल सकते हो, पर आपने कोई तरीका निकाला नहीं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि आज पूरे देश के अंदर एक अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं कौन से लोग, जो नारे लगाते हैं कि ब्राह्मणवादियों की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणों और यूरेशिया जाओ। ये कितने लोग पूरे देश में हैं? आपको क्या लगता है पूरे देश में कितने लोग होंगे? ये बहुत ज्यादा लोग नहीं है, मुश्किल से पूरे देश में ऐसे 400 से 500 लोग होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। आप उन 400 से 500 लोगों को सीधे जेल में डालो कि आप घृणा फैला रहे हो, समाज को तोड़ रहे हो, और सीधे आप जैसे उनको जेल में डालोगे तुरंत शांति हो जाएगी। फिर कहीं कोई नारे लगाने वाला नहीं रहेगा। भाई ये जो रोज नारे लग रहे हैं जेएनयू में अभिव्यक्ति, और वो कौन नारे लगा रही है? अदिति मिश्रा नारे लगा रही है। कोई वो जेएनयू की अध्यक्ष बनी है अदिति मिश्रा को जेल में डालो सीधे सीधे। शांति मतलब एक शब्द होता है ना कि घृणा निकल कहां से रही है? भाई जहां से नफरत फैल रही है हिंदू जातियों के खिलाफ, जहां से हिंदुओं में बंटवारा करने की साजिशें हो रही, वो हर जगह पर रोक लगाओ। आज हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोप पादरी आकर के चाहे जो प्रचार करें, चाहे कुछ भी हो, लव जिहाद चल रहा है कितनी बुरी तरीके से, उस पर कोई बहुत सख्त कानून नहीं बन पाया अभी तक।
अब एक एक जो मुसलमान है वो कितनी कितनी हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कमी तो हिंदू धर्म में भी है कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी लड़कियों पर। ये बात सही है कि वो सही तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने में वो सफल हो रहे हैं, लेकिन सरकार का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए, सरकार को भी तो कुछ करना चाहिए ना। योगी जी ने तो बहुत कुछ किया इस मामले में, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा बड़ा? कुछ बड़ा नहीं हुआ। अब आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई मतलब विजन होता तो ठीक। आप तो ये कह रहे हैं कि साहब एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में कुरान दे के चलेंगे हम। अब इसे मान लो कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि साहब हम मदरसों को तोड़ देंगे, तो मदरसों को तोड़ने से क्या होगा? मदरसे में पढ़ते तो फिर वो कुकर बम बनाते, और यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट निकाल के दिल्ली धमाका करेंगे। तो आपके पास कोई विजन नहीं। बेसिकली हमें चाहिए ऐसा नेता जिसके पास कोई विजन हो और जो अपने लक्ष्य में एकदम क्लियर हो, और जिसमें कोई मन में कोई इफ एंड बट ना हो, कोई डाउट ना हो। आप क्या करते हो, कभी आप जाकर के जो है वो चंदन और वो तिलक लगा लोगे, और कभी आप बताओगे कि अब्बास मेरा भाई है, फिर बताओगे कि वो हमारे बचपन में हमारा एक बहुत बड़ा दोस्त था अब्बास को ही बताओगे। तो मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है। आपने क्या किया दरअसल मैं बताऊं कि एक गुजरात का बड़ा अच्छा एक मुहावरा है कि हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा होए। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने यही किया, इन्होंने सोचा कि जो है कि जनता को ऐसे ही बस चंदन तिलक लगा करके अपना करते रहेंगे। जैसे अब लोग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो भाई आप जरा देखो गौर से, अगर समझो चीज को, तो वो कहते हैं कि साहब कि मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। तो पहली बात तो ये है कि फैसला तो भाई देखो सुप्रीम कोर्ट से आया। अब हो सकता है ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला मोदी जी ने करवा दिया, ठीक है, हमें मान सकते हैं। आपने एक राम मंदिर बनवा दिया, बाकी आप भूल गए। लेकिन चलो राम मंदिर आपने बनवाया, उसके बाद क्या हुआ? आप हर साल जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक के नाम पर उनको फंड दे करके वहां से हर साल जो है 25-30 IAS निकलवा रहे हो आप। तो आप जब इतनी बड़े पैमाने पर जिहादियों को अफसर बना रहे हो, तो ये अफसर जो है आज से 30 साल बाद 40 साल बाद जब भारत में एक आबादी मुसलमानों की ज्यादा होगी, उस समय ये क्या करेंगे? एक राम मंदिर आपने बनाया, वो 50 तो गिराते रहेंगे यहाँ जिलों में, तो वो तो सब आपने बराबर कर दिया वो करके। अच्छा, आप फिर कहते हैं कि हमने कॉरिडोर बनवाए, हमने काशी का कॉरिडोर बनवाया, हमने ये कराया, हमने वो कराया। देखो भाई ये सब काम जो है ये तो निर्माण का काम है भाई। सीधी सी बात है, ये बात सही है कि हाँ बहुत लंबे अरसे से किसी ने हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों पर ध्यान नहीं दिया, ये बात सही है, लेकिन ये काम तो अहल्याबाई होलकर ने भी किया था। अहल्याबाई होलकर के बाद जो हिंदू शासक आए उन्होंने भी ये काम किया। ये काम तो देखिए जो अकबर के यहाँ पे जो मानसिंह थे, क्या उन्होंने कम काम किया? उन्होंने बहुत काम किया। मानसिंह ने भी बहुत काम किया हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए, तीर्थ बनवाए, गंगा में घाट बनवाए, लेकिन फिर भी हिंदू समाज उनको एक अच्छे तौर पर नहीं देखता है, क्योंकि उनको लोग अकबर का सेनापति मानते हैं। तो बेसिकली मूल बात यह है कि ये सब काम जो है ना, ये सब काम तो आपका कोई लोक निर्माण विभाग का मंत्री भी कर देता, या कोई भी जो निर्माण कार्य कर देता। आपका काम क्या था? आपका काम तो ये था कि जो आपके देश की इंटरनल सिक्योरिटी जो है, आपके अंदर के दुश्मन जो है, उनके लिए आपने क्या किया? मुख्य काम वही था। मुख्य काम जो था वो आपने नहीं किया, इस बात को आपको मानना चाहिए। तो अब ऐसे में फिर यही है, सवाल पूछते लोग कि विकल्प क्या है? तो विकल्प जाहिर सी बात है, विकल्प योगी आदित्यनाथ है, दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। और अभी मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी आएंगे और तरह तरह की गालियां वालियां देंगे मुझे कि ये है वो है, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अपना विचार है कि मोदी जी का समय जो है वो अब जा चुका है। और वो इसलिए जा चुका है क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज्योतिष का पढ़ने का और काफ़ी ज्योतिष समझने का शौक भी है। कई बार मैं ज्योतिषियों के बहुत अच्छे जो वीडियो होते हैं उसको देखता भी हूँ। तो अभी जब पिछले 2 सालों से लगातार ज्योतिषियों के बहुत सारे मतलब कि विश्लेषण सामने आ रहे हैं, तो 3 तरह के ज्योतिषी हमने देखे हैं। एक तो ज्योतिषी वो हुए जिनकी संख्या बहुत कम थी, वो ये कि 2029 का भी चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में लड़ा जाएगा और चौथी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये वर्ग बहुत छोटा था। दूसरा वर्ग ज्योतिषियों का वो था जिन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक जो है वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2029 के बाद फिर कोई और जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा, उनके लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इनकी संख्या भी बहुत कम है।
लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ज्योतिषी सामने आए जिन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी मतलब एक गुस्सा होगा कि धीरे धीरे उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा 2026 के अंत तक या 2027 में। ऐसा कहने वाले ज्योतिषी बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त हैं। जब ये बात वो लोग कह रहे थे आज से 2-3 साल पहले से या 6 महीने पहले से ही, तो हम लोगों के मन में कभी ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन बन जाएगी कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज अगर देखा जाए मित्रों, तो इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है, क्योंकि सामान्य वर्ग जो कि बीजेपी का कोर वोटर है, अगर वो नाराज हो जाएगा, अगर वो पीछे हट जाएगा, तो बीजेपी को निश्चित तौर पे हर तरफ बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ेगा और बहुत ज्यादा स्थिति खराब। और वो इसलिए भी क्योंकि देखो, भले ही वोट देने का काम जो है वो ओबीसी की अन्य जातियां और लोग करें, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वही प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सपोर्टर है और वही बूथ से लेकर के और संघर्ष करता है, काम करता है, भले उसको कोई पद मिले ना मिले, पर बड़े लेवल पे वो काम करता है। तो जब अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जब पार्टी के अंदर से आवाज उठेगी कि भैया इनको हटाओ, तो ऐसी स्थिति में फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, आपको हटना ही पड़ेगा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी बंगाल का भी चुनाव होने जा रहा है। अगर बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर जीत जाती है, अगर वहां पे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को जीत दिला देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जीत दिलाने में नाकाम रहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। दूसरा, एक और भी महत्वपूर्ण बात ये भी समझ में आती है कि जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की अभी एटीट्यूड नजर आ रहा है बीजेपी का, उससे देख के लगता नहीं कि वो चुनाव को जीतेंगे। इसलिए क्योंकि उनको वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लगाया। ममता बनर्जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में सफल साबित हुई है। एसआईआर में भी उस बीजेपी को सफलता उस तरह नहीं मिल पाई जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। अभी भी वैसी स्थिति है कि एक आदमी के 200 बच्चे हैं वहां पे और वो वोट देने जाएगा। तो अगर आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाते हैं, दूसरा ये कि आप यूजीसी का वो मामला ला करके आपने और वहां पे भद्र लोग को नाराज कर दिया, इसका असर पड़ेगा। यूजीसी का असर तो हर जगह पड़ेगा, वहां भी सवर्ण है, ऐसा नहीं वहां सामान्य वर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत पाएगी? अब ये भी इतना आसान सवाल क्या है, मतलब इसका जवाब क्या मिलता है। लेकिन यह है कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती बंगाल में, तो बंगाल में एक बड़ा कत्लेआम हो सकता है और हो सकता है हिंदुओं को बड़े पैमाने पर वहां प्लान करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में जो लगातार हमने देखा, जैसे केरल है, बंगाल है, ये सब जो स्थितियां जो भारत जो कि अगर देखा जाए तो जो मेन स्ट्रीम हिंदुत्व की जो विचारधारा है उससे जिस तरह भटक गए, उनको रास्ते पर लाने का काम करना प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं सके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब जो इससे बेहतर विकल्प जो है उस पर विचार करने की आवश्यकता है, समय की मांग होती है। मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ को ही यहाँ पर ला करके उनको ही प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना चाहिए और उसी से जो है देश का आगे अब सही तरीके से कल्याण हो सकेगा। बाकी एक वहाँ पे मैं आपसे और बात भी करना चाहूँगा कि अभी तक बहुत लंबे समय से सामान्य वर्ग जो है वो हिंदुत्व का झंडा उठा करके चल रहा है और निश्चित तौर पे सामान्य वर्ग को खूब गालियां भी पड़ रही हैं कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को क्या बोल दिया, वो तेली बोल दिया है। जबकि किसी ने एक आध लोगों ने बोला होगा, और मैं तो कहता हूं कि ये खुद मोदी ने ही अपने आईटी सेल के लोगों से करवाया है ताकि जो है उनको कहीं बचने का रास्ता मिल जाए, विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। बहुत चालू नेता बहुत चालू होता है वो, आप उसको मत सोचो कि वो बहुत बड़ा ईमानदार सब होता है, वो चालू बहुत होता है नेता हमेशा। तो हो सकता है कि इन्होंने ही कराया, खुद ही कराया हो, जो भी हो, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को भी गाली पड़ रही है कि आपने कैसे उनको तेली बोल दिया। तो मतलब जो ये सब चीजें हो रही हैं इससे सामान्य वर्ग का गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है। ऐसा नहीं कि इससे कोई शांति स्थापित हो जाएगी। सामान्य वर्ग के मन में तो पहले से ही बहुत इस समय मोदी के खिलाफ नफरत है। मैं आपको बताऊं कि मैंने कल किसी से को फोन किया था और 6 महीने पहले जो आदमी जो है प्रधानमंत्री मोदी को भगवान, विष्णु का अवतार, कल की अवतार, महामानव क्या क्या बोलते थे, वो सारे लोग जो है आज प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। और देखिए अभी विष्णु शंकर जैन जो कि बड़े अच्छे वकील हैं, मंदिरों का केस लड़ चुके हैं कई भारत में, उनका मैं एक वीडियो सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
कि इतने दिन से जो है ज्ञानवापी के अंदर वजू खाने में पड़े हुए शिवलिंग और कोई सड़क पे नहीं उतरा, लेकिन जाति के लिए सब सड़क पर उतर आए। थोड़ा सा मेरा उसमें मतभेद है, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ जाति की बात नहीं है, यहाँ पे बात ना लोगों के बच्चे की आ गई कि आपके बच्चों के भविष्य पर खतरे वाली बात आ गई। दूसरा ये कि आप अगर देखिए ना, कई बार माँ के लिए उसका बच्चा भगवान से ज़्यादा प्यारा होता है, इस बात को आप मत भूलिए कभी भी। तो एक तो सामान्य वर्ग के खिलाफ में यूजीसी रेवोल्यूशन इस तरह का लाया गया जिससे कि लोगों को बहुत दुख हुआ, मतलब लोग अंदर तक लोगों में पीड़ा है। और इसके बाद फिर अब क्या है कि कुछ ओबीसी जो लोग हैं वो आकर बोल रहे हैं कि नहीं आप सुधार कीजिए अपने अंदर। तो मुझे लगता है कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि लंबे समय से जो सामान्य वर्ग हिंदुत्व का झंडा उठाकर चल रहा था, अब वो थोड़ा अपने ऊपर भी सोचे कि हमारी क्या स्थिति है। और जो बाकी हिंदू समाज के वर्ग हैं जिनको की सुविधाएं मिल रही हैं तरह तरह की, उनको भी चाहिए कि अब वो भी थोड़ा हिंदुत्व की बात करें। और हिंदू धर्म पर जो है एकमात्र उसके झंडे को उठा के चलना सिर्फ एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पूरा हिंदू समाज साथ में खड़ा नहीं होगा तो एक अकेला वर्ग कर भी कह सकता है। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो ओबीसी वर्ग की है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूजीसी रेवोल्यूशन लेके आए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, चलो सामान्य वर्ग नाराज़ है तो देश में 85% ओबीसी है, तो ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी को जितवा दे और चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बनवा ले, और दलित भी जितवा दें उनको, क्योंकि वो सब काम तो उनके लिए करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि भाई जो देश की स्थिति है उसमें जो प्रमुख वर्ग जो कि एक हिंदुत्व का झंडा बरदार था, उस वर्ग में एक बहुत ज़्यादा नाराज़गी और नफरत और घृणा भर गई है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अगर मैं कहूँ तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कि बीजेपी के अंदर अब लीडरशिप बदले। अगर योगी जी लीडरशिप के रूप में आते हैं तो हो सकता है कि आगे जाकर के बीजेपी की हालत कुछ सुधरे, क्योंकि फिलहाल तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी का डाउनफॉल मोदी की लीडरशिप में शुरू हो चुका है और वो अब ऐसे ही रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।